1947 इंडिया आजाद हो गया था, लेकिन आजादी अपने साथ एक लंबा साया भी लाई थी। बेचैनी का साया, विस्थापन का साया और डर का साया। दिल्ली के दिल में फैले हुए बंगलों और सजे हुए लॉन के बीच गुजरे जमाने की एक निशानी खड़ी थी, एन्सवर्थ मैनर। जो कभी ब्रिटिश शान का प्रतीक था, वो मैनर अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, छोड़ दिया गया था सड़ने के लिए। कभी रंगीन रही दीवारों पर अब बेलें चढ़ गई थीं और लोहे के गेट हवा के हर झोंके के साथ कराहते हुए मुश्किल से टिके हुए थे। एन्सवर्थ मैनर का जिक्र लोग धीमी आवाज में किया करते थे। कहानियां सुनाते थे एक इंग्लिशमैन की, जो हॉल में भटकता रहता है, उसे शांति नहीं मिलती। कर्नल एडवर्ड एन्सवर्थ उसे लोग बुलाते थे, मैनर का आखिरी रहने वाला। उसने यहीं रुकना चुना, जबकि उसके सभी साथी इंग्लैंड के लिए जहाजों पर सवार हो गए। फुसफुसाहट में एक अधूरी प्रेम कहानी की बात होती थी, एक टूटे हुए दिल की, और एन्सवर्थ मैनर की दीवारों के भीतर ही एक जिंदगी के खत्म हो जाने की। कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी मानते थे, लेकिन उनकी आंखों में डर बहुत कुछ कहता था। गर्मी की एक उमस भरी रात थी, जब पूरा शहर चिपचिपी गर्मी की चादर ओढ़कर सो रहा था। हर गली, हर कोना जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो हर किसी को महसूस हो रही थी। अरुण नाम का एक जवान लड़का, जिसने अपने जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था, उस वीरान पड़े मैनर के पास जाने की हिम्मत जुटा पाया। उसकी हर एक कदम में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। एक अजीब सी उत्सुकता और सुनी हुई फुसफुसाहटों ने उसे अपनी ओर खींचा। ये फुसफुसाहटें जैसे किसी पुराने रहस्य की कहानियां सुना रही थीं, जो उसे और भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थीं। अरुण बढ़ते हुए बगीचे से होकर चुपके से आगे बढ़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे हर पेड़, हर पौधा उसकी हरकतों को देख रहा हो। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने सुना एक धीमी, गम भरी गूंज, जैसे हवा में कोई विलाप बह रहा हो। ये आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अरुण का दिल और भी तेज धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मैनर की गहराइयों से आ रही है। ये आवाज जैसे किसी पुराने दर्द की कहानी सुना रही थी, जो अब भी उस घर की दीवारों में गूंज रही थी। अरुण ठिठक गया, उसका खून ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में डर और हैरानी का मिश्रण था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये हवा थी या कर्नल था जो अपने खोए हुए प्यार के लिए रो रहा था? ये सवाल अरुण के मन में गूंज रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसकी कल्पना है या सच में कुछ अलौकिक हो रहा है। उसकी आंखों के सामने वो पुरानी कहानियां जीवंत हो उठी, जो उसने बचपन में सुनी थी। क्या वो सच में कर्नल की आत्मा थी, जो अब भी अपने खोए हुए प्यार के लिए रो रही थी? अरुण के मन में सवालों का तूफान था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। अरुण के अनुभव की बात जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। अरुण ने बताया कि उसने एक रात, जब चांदनी रात थी, एक अजीब सी परछाई देखी थी। वह परछाई मानो उसे घूर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जल्द ही और कहानियां सामने आने लगी। लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि उसने एक पुरानी हवेली के पास अजीब सी आवाजें सुनी, तो किसी ने बताया कि उसने एक छाया को अपने घर के पास घूमते देखा। लोगों ने आधी रात को टिमटिमाती हुई बत्तियां देखने की बात कही, जो अचानक से गायब हो जाती थीं। ये बत्तियां कभी कभी लाल, कभी नीली और कभी हरी होती थीं। एक पियानो की धीमी आवाज, जो खुद ब खुद बजता हुआ प्रतीत होता था, और छत पर एक लंबे आदमी का साया, जो कॉलोनियल कपड़े पहने चल रहा था। ये सब बातें लोगों को और भी ज्यादा डराने लगी। डर ने समुदाय को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग रात को घर से बाहर निकलने से कतराने लगे। बच्चों को बाहर खेलने की अनुमति नहीं दी जाती थी और हर कोई जल्दी से जल्दी अपने घरों में बंद हो जाता था। एक समय पर जिन्हें मनगढ़ंत कहानियां माना जाता था, अब वे सच्चाई बन चुकी थी। लोग अब उन कहानियों को गंभीरता से लेने लगे थे, जिन्हें वे पहले हंसी में उड़ा देते थे। अब कर्नल की बेचैन आत्मा की डरावनी घोषणाएं बन गई थीं। लोग कहते थे कि उन्होंने कर्नल की आत्मा को रात में हवेली के आसपास घूमते देखा है और उसकी आवाजें सुनी है। एन्सवर्थ मैनर सिर्फ एक खाली पड़ा मकान नहीं था, यह अब एक भूतिया जगह बन चुका था। लोग इसे दूर से ही देखने में डरते थे। यह दुहक का एक जरिया था, जहां लोग अपने खोए हुए प्रियजनों की आत्माओं को महसूस करते थे।
समय में फंस गया था, मानो यह जगह एक समय के चक्र में फंस गई हो, जहां से बाहर निकलना असंभव था। आगे बढ़ने में असमर्थ, यह जगह अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, जहां हर कोई अपने अनुभवों को साझा करता था, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं ढूंढ पाता था। सेक्शन 5, अंधेरे में एक किरण। बराते डर और अटकलों के बीच माया नाम की एक युवती दिल्ली पहुंची। लंदन की एक इतिहासकार, वह कर्नल एन्सवर्थ की वंशज थी, जो अपने परिवार के अतीत और एन्सवर्थ मैनर से जुड़ी कहानियों के पीछे के सच का पता लगाने आई थी। अपने दादा की डायरी और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ माया ने एक रात मैनर में बिताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे अपने परिवार के इतिहास की एक झलक मिल जाएगी। उसे क्या पता था कि उसका सामना अतीत के भूतों से होने वाला है। सेक्शन 6, आमना सामना। जैसे ही अंधेरा छा गया और घर उसके चारों ओर कराह उठा, माया ने एक मौजूदगी महसूस की। तापमान गिर गया और हवा एक अनदेखे भार के साथ भारी हो गई। अरुण ने जिस शोकाकुल गुंजन का वर्णन किया था, वह खामोशी को भरने लगा, इस बार करीब और स्पष्ट। फिर अपने लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उसने उसे देखा। एक लंबा भूतिया साया साए से बाहर निकला, उसकी उदास आंखें उसकी आंखों पर टिकी थीं। यह कर्नल एन्सवर्थ था। सेक्शन 7, सच्चाई आई सामने। डर ने माया को अपनी चपेट में लेने की कोशिश की, लेकिन वह अपने स्थान पर डटी रही। हिम्मत जुटाकर माया ने प्रेत से बात की। उसने अपने दादा की डायरी से ऊंची आवाज में पिया रहा शब्दों ने कर्नल के जीवन की एक तस्वीर पेश की। इंडिया के लिए उनका प्यार, विभाजन के दौरान उनका दुख और एक प्यार के लिए उनकी लालसा, जो उन्होंने उथल पुथल के दौरान खो दिया था। जैसे ही उसने पढ़ा, कर्नल का भूतिया रूप झिलमिला उठा। आंसू, हालांकि अमूर्त, उसके चेहरे पर बहते हुए प्रतीत हुए। विलापपूर्ण गुंजन नरम पड़ गया, उसकी जगह राहत और मुक्ति के राग ने ले ली। सेक्शन 8, स्वीकृति और विदाई। यह कहानी एक ऐसे प्रेम की है जो समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया। डायरी के माध्यम से कर्नल की कहानी सामने आई। कर्नल एन्सवर्थ, एक ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में तैनात थे, ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी में उनके जीवन के सबसे गहरे रहस्यों और भावनाओं का वर्णन था। उनका प्यार इंदिरा नाम की एक स्थानीय भारतीय महिला दिल टूटने से नहीं, बल्कि विभाजन के दंगों में मारी गई थी। इंदिरा और कर्नल एन्सवर्थ का प्रेम एक ऐसा बंधन था जो किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं से परे था। विभाजन के समय की हिंसा और अराजकता ने उनके प्रेम को एक दुखद मोड़ दिया। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। उनका अपराध बोध और दुख ने उन्हें मृत्यु में भी घर से बांधे रखा। कर्नल एन्सवर्थ का आत्मा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इंदिरा को बचा नहीं पाने के अपराध बोध से ग्रस्त था। यह अपराध बोध इतना गहरा था कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। माया की उपस्थिति, उनके दर्द की उनकी समझ और इस ज्ञान ने कि इंडिया के लिए उनके प्यार को स्वीकार किया गया था, उन्हें वह शांति दिलाई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। माया, एक युवा महिला जो उस घर में रहने आई थी, ने कर्नल एन्सवर्थ की आत्मा के दर्द को समझा और उसे स्वीकार किया। माया की सहानुभूति और समझ ने कर्नल एन्सवर्थ की आत्मा को मुक्त करने में मदद की। एक अंतिम उदासी भरी मुस्कान के साथ कर्नल एन्सवर्थ गायब हो गए, अपने पीछे लिलीज की हल्की खुशबू छोड़ गए। वह फूल जिसे इंदिरा बहुत पसंद करती थी। यह खुशबू एक प्रतीक थी, एक संकेत कि उनका प्रेम अभी भी जीवित था और उनकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। इंदिरा की यादें और उनका प्रेम हमेशा के लिए उस घर में बसी रहेंगी और कर्नल एन्सवर्थ की आत्मा को अंततः मुक्ति मिल गई। सेक्शन 9, आखिरकार शांति। अगली सुबह उगते सूरज ने एन्सवर्थ मैनर को एक गर्म अलौकिक चमक में नहला दिया। घर से चिपका हुआ दमनकारी भार गायब हो गया था। उसकी जगह शांति की लगभग स्पष्ट अनुभूति ने ले ली थी। माया मैनर से बाहर निकली। उसका दिल भारी था, फिर भी अजीब तरह से हल्का था। कर्नल की कहानी दुखद थी, लेकिन उनकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। फुसफुसाहट बंद हो गई। उनकी जगह मैनर और उस प्रेम कहानी के लिए एक नए सम्मान ने ले ली जो इसने संजोए रखी थी। सेक्शन 10, उपसंहार। एन्सवर्थ मैनर, हालांकि अभी भी समय के निशान अपने ऊपर लिए हुए था, अब डर की जगह नहीं रही। यह दो राष्ट्रों के साझा इतिहास की याद दिलाता है।
समुदाय को अपनी चपेट में लेने वाला डर स्वीकृति और समझ में बदल गया। कर्नल की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे डर से नहीं बल्कि सहानुभूति के साथ फुसफुसाया जाता था, जो याद दिलाता है कि मृत्यु में भी शांति सबसे अप्रत्याशित तरीकों से मिल सकती है।